नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, जिसमें आज हमारा टॉपिक है। कल के ही लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बिहार का जो प्राचीन टर्म्स था, बिहार के प्राचीन जो इतिहास थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, टर्म्स थे, जैसे पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है, ताम्र पाषाण काल क्या होता है। तो ये सारे पीरियड्स को हम अच्छे से कल समझे। आज देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जैसे बिहार का प्राचीन इतिहास, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमान तक 1 लाख, ये जो है काल 1 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक है, कल हम लोग ने अच्छे से समझा था इसमें, बस हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, जो जैसे ये कुल्हाड़ी है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र होता है ना, ये नुकीला सही से फल कहते हैं। उसके बाद चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े, ये सभी चीज़ें प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों के बनाए जाते थे। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। यहीं से परिवर्तित पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। तो आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए, पाषाण युग में बिहार मतलब कि स्टोन एज। तो इसमें अभी प्राग ऐतिहासिक देख लिए। ऐतिहासिक में सिंपली कुछ नहीं है, ये 1000 से 600 BC का पीरियड है, आर्यों के आने से पूर्व। ठीक है, जो पूर्वी बिहार था, पूर्वी भारत जो था, उस समय का ये बात है। यहाँ लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हो गया था। ठीक है, लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हो गया। ये जो ऐतिहासिक काल था, इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार हो गया। ठीक है, इसका जो विवरण मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ क्षेत्रों में जैसे मिलते हैं। यह साक्ष्य पूरा पाषाण काल के जो नालंदा और मुंगेर जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस तरह के लोग उस समय रहते थे। ये एक फिगर है जिसमें लोग बस नीचे का तन ढके होते थे और पत्थरों की गुफा में या किसी वृक्ष के नीचे ही अपना निवास स्थान रखते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरा पाषाण काल। इस काल के उपकरण बिहार में नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमा बांध, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे लगातार सवाल आते हैं। और पेस्टा जो है वो भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन स्थानों से प्राप्त पाषाण उपकरणों में कुल्हाड़ी, अश्क, स्क्रैपर, फलक, छड़ी, अर्थ, चंद्रिका, उत्कीर्णन, उसके बाद छुरी, खुरचनी आदि प्रमुख थे, जो पाषाण काल में मिले। इन उपकरणों का प्रयोग जानवरों का शिकार करने एवं चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। ये दोनों भी याद रखिएगा पॉइंट। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो शिकार और चमड़ा उतारने के लिए। इस समय मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे। ठीक है, तथा प्राकृतिक आवास जैसे पहाड़ी चट्टानों एवं गुफाओं में रहते थे, जो अभी हमने फिगर में देखा। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य के अंतर्गत मुंगेर जिला से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। ठीक है, वो कल जो हम लोग बात किए थे, जो चाकू होता है वो दोनों तरफ से तेज होता था और उसके नुकीला होता था। ठीक है, ये मुंगेर में प्राप्त हुए। अब देख लेते हैं नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। नव पाषाण काल में मानव द्वारा कृषि प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अस्थायी बस्तियों का विकास हो गया था। बिहार में नव पाषाण काल के प्रमुख स्तर जो थे वो वैशाली थे। वैशाली के चेचर एवं कुतुबपुर, सारण के चिरांद, पटना के मनेर और रोहतास के सेनुआर, गया के ताराडीह एवं केकर में मिले। सारण के चिरांद से नव पाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए। अस्थियां मतलब लोगों की हड्डियां मिली है। ठीक है, 1962 ईस्वी में चिरांद में उत्खनन से यहाँ लगभग
2500 से 1345 ईसा पूर्व के नवपाषाण कालिक अस्थि उपकरण, मतलब हड्डियों से बनाए हुए कुछ कुछ सामान जैसे कि हथियार हो गया या फिर और कुछ चीज़ें जो हड्डियों से बनाए गए थे जानवरों के, चिरांद में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ काले चित्र, मतलब कि काले चित्र मृदभांड, मतलब काले कलर के जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो चिरांद। चिरांद कहाँ है? तो वैशाली में। ठीक है, अब देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया गया, इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण बिहार के सोनपुर, जो बेलागंज प्रखंड में गया में है, ताराडीह गया में जो है वो ताराडीह, मनेर जो पटना, राजगीर, सोनवार, रोहतास, चिरांद जो है वो सारण में है, चेचर जो है वो वैशाली तथा आर्यम जो है भागलपुर से प्राप्त हुए। इन क्षेत्रों से ताम्रपाषाण काल के अनेक प्रकार के उपकरण और साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि उस समय मानव तांबा से परिचित था और सर्वप्रथम तांबा जैसी धातु का ही प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ जो मिलता है ताम्रपाषाण काल में वो काले और लाल, वहाँ सिर्फ काला मिल रहा था। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल था वहाँ पे काला सिर्फ मिल रहा था मृदभांड, लेकिन यहाँ पे काला और लाल मृदभांड मिलता है। अंतर समझते जाइएगा। और जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयरन एज, लौह एज, जो 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा की घाटी में अंतरजी खेड़ा, जो उत्तर प्रदेश से लोहा मिलने का प्रमाण मिला है। ये याद रखिएगा, अंतरजी खेड़ा। उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल के बाद का जो समय था, जिसमें मानवीय बस्तियों का विस्तार गंगा घाटी में उत्तरी बिहार तक हो चुका था। उस समय लोहे का प्रयोग प्रमुख रूप से औजार निर्माण में किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखिए, पहले हम जो मानव थे वो तांबे धातु से सर्वप्रथम उसका प्रयोग किए, उसके बाद लौह धातु को प्रयोग किए। ठीक है, और ये लौह धातु का मुख्य उपयोग था औजार के निर्माण के लिए। इसी काल में गांव धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने लगा। अब देख लेते हैं बिहार में आर्यों का आगमन। इसमें कुछ और चीज़ें देख लेंगे। बाद के वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों ने पूर्वी भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। पूर्वी भारत मतलब कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र जो है वो पूर्वी भारत है। ठीक है, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में बिहार के राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के आगमन और प्रसार के बारे में उल्लेख करता है। उसके बाद बराह पुराण में टिकट को अशुभ माना जाता था। उसके बाद राजगीर को, टिकट नहीं है कीकट है। ठीक है, कीकट को अशुभ माना जाता था, इसको एक अपवित्र प्रदेश माना जाता था। ठीक है, कीकट। और राजगीर को शुभ स्थान माना जाता था। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, जिसमें इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण जो था उसी में विदेह का उल्लेख किया गया। इसमें और भी कुछ खास है नहीं। तो अब देख लेते हैं कि जो बिहार में महाजनपद, जैसे भारत में 16 महाजनपद बनाए गए थे। ठीक है, तो बिहार में कितने थे ये सभी देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से 3 थे मात्र, बज्जी, उसके बाद मगध, अंग, ये बिहार के क्षेत्र में थे, मात्र 3। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के क्षेत्र में मात्र 3 महाजनपद थे। तो बौद्ध और जैन साहित्यों के अनुसार बाद के वैदिक युग में कई छोटे छोटे राज्यों या शहर में मगध का प्रभुत्व था। 500 ईसा पूर्व तक भारत गंगा के मैदान, जो आधुनिक अफगानिस्तान से बंगाल और महाराष्ट्र तक फैले 16 राजतंत्र और गणतंत्र, काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, ये सारे 16 महाजनपद हैं। इसके नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका एक फिगर भी मैं दे दिया हूँ। ये देखिए 16 महाजनपद है राजधानी के साथ। जैसे इसको देख लीजिए एक बार,
जैसे काशी हो गया तो वाराणसी, मगध हो गया पाटलिपुत्रा, बज्जी हो गया वैशाली, अंग हो गया चंपा, माला हो गया खुशीनारा, उसके बाद कौशल हो गया, श्रावस्ती हो गया, पंचाल हो गया। तो इसी तरह ये 16 महाजनपद है। फिगर के साथ देखने से ये पता चलता है कि कौन सा जगह किस क्षेत्र में है। ठीक है, अब कोई पूछे अगर गांधार कहाँ पे है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर का क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। अब एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण राज्यों को देख लेते हैं। जैसे अथर्ववेद में पहली बार इसका उल्लेख किया गया अंग राज्य। ठीक है, इस महाजनपद में वर्तमान समय के खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल हैं। यह मगध के उत्तर पूर्व में स्थित है। चंपा इस राज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर का चंपानगर था। ठीक है, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये सब राज्य को हमें जानना जरूरी है। चंपा का पूर्व नाम मालिनी था, जिसकी स्थापना महागोविंद ने की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे चेनाम्पो के रूप में संदर्भित किया था। ठीक है, चीनी जो यात्री था ह्वेनसांग, उसने इस अंग राज्य को चेनाम्पो का नाम संदर्भित किया था। अब देख लेते हैं बज्जी राज्य के बारे में। बज्जी महाजनपद में कुल 8 कुल शामिल थे। ठीक है, और यह राज्य सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बज्जी महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित है। 8 कुलों में से लिच्छवी, विदेह और बज्जी सबसे महत्वपूर्ण थे। बज्जी की राजधानी वैशाली में स्थित थी। ठीक है, बज्जी की राजधानी वैशाली में स्थित थी। लिच्छवियों का एक स्वतंत्र कबीला था और इसी से रिलेटेड अभी जैन और बौद्ध दिखेंगे अभी। ठीक है, गौतम बुद्ध के या महावीर के किनके माता पिता लिच्छवी से संबंधित थे? किन्हीं को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वैशाली के कुंडग्राम, कुंडग्राम किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म या जैन धर्म के ज्ञानी भी इस संघ के सदस्य थे। महावीर जैन जंत्रिका थे, उनके पिता जंत्रिका कबीला के प्रमुख थे और उनकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। देखें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जैन धर्म से संबंधित है, लिच्छवी। अब देख लेते हैं तीसरा राज्य हमारा विदेह। विदेह राज्य का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में बिहार के कुछ स्थानों को मिलाकर नेपाल के छोटे छोटे हिस्से के रूप में किया गया। यजुर्वेद में पहली बार इसका जिक्र किया गया। विदेह जो राज्य है इसका जिक्र पहली बार यजुर्वेद में किया गया। ठीक है, और रामायण और महाभारत में नेपाल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इन क्षेत्रों का वर्णन किया गया। इस राज्य का शुरुआत इक्ष्वाकु के बेटे निम्मी विदेह ने की। अगले राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। मिथिला जो भी मिथिलांचल है, ठीक है, दरभंगा के साइड वाला। इसके बाद इस राज्य के सभी राजाओं को जनक कहा जाने लगा। हिंदू देवी सीता विदेह की राजकुमारी थी और वे विदेह के राजा जनक की पुत्री थी। ठीक है, विदेह राज्य की राजधानी जनकपुर अब नेपाल का हिस्सा है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार राजा जनक ने वैदेही में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसे याज्ञवल्क्य ने जीता था। इस राज्य के अंतिम राजा राजा कराल थे। इनके बाद इसमें इनके शासन में गिरावट आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं लिच्छवी जो वैशाली में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, लिच्छवी बज्जी संघ का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कबीले थे। यह गंगा के उत्तरी तट पर स्थित था, जो वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। महाभारत काल में इस शहर का नाम राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और बज्जी गणराज्य का मुख्यालय था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद पाणिनि जो थे वो बज्जी के लिए ब्रज शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन लिच्छवियों के बारे में उल्लेख नहीं किया। पाणिनि ने बज्जी के लिए ब्रज शब्द का इस्तेमाल तो किया, लेकिन वहाँ के लिच्छवी के लोगों का कोई उल्लेख नहीं किया। विभिन्न जैन साहित्य में भी लिच्छवियों का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है और इसमें प्रतिनिधियों की निर्वाचित विधानसभा थी। ठीक है, इसमें निर्वाचित विधानसभा थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको पहला गणतंत्र राज्य इसलिए ही माना जाता है क्योंकि यहाँ लोगों का डायरेक्ट शासन था, यहाँ लोकतंत्र आ गया था, तभी तो निर्वाचन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मगध के साथ लिच्छवियों ने प्रशासन की एक प्रणाली तैयार की जिसने राज्य शिल्प की आधुनिक कला का बीज बोया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिच्छवियों के आदिवासी परिसंघ का उल्लेख किया है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूतांत लिच्छवियों को क्षत्रिय के रूप में संदर्भित करता है, जबकि मनुस्मृति ने उसे बर्तिया क्षत्रिय की श्रेणी में रखा है। भगवान महावीर की माता त्रिशाला लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उसके बाद गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया था। आम्रपाली वैशाली की मशहूर नर्तकी और शाही गणिका थी। लिच्छवी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत और नेपाल में प्रभावशाली बने रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लिच्छवियों के राज्य को मगध के राजा अजातशत्रु ने जीत लिया। ठीक है, तो ये थे बिहार में कुछ सबसे शुरुआती इतिहास। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और विस्तार। 15 दिन में मैं पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, एंशिएंट भी, मिडाइवल भी और मॉडर्न भी। एक बार पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मेरे अनुसार से बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू देना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो बताइए, मैं भी सही एमसीक्यू डालने लगूंगा। लेकिन जब तक बेस क्लियर ना हो ना, रटने से कभी याद नहीं होता है। एमसीक्यू हमेशा प्रैक्टिस का चीज़ है, और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही एमसीक्यू करिएगा तो उसका रिजल्ट दोगुना निकलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।